टोटल बुक जो हमारी एनसीईआरटी की हैं वो होती हैं 50 से 52। ठीक है, कितनी होंगी? जी 52। 50 से 52। लेकिन ये सारी हमारे एग्जाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं हो सकती हैं, ये सारी हो जाएंगी। नो। नहीं, सारी कभी भी कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है, हमें सिर्फ उन्हीं के ऊपर फोकस करना होता है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, एनसीईआरटी पर मुझे वीडियो बनाना था लेकिन मुझे क्लास स्टार्ट करनी थी, इसलिए मैंने वीडियो प्रॉपर नहीं बनाया है। आप लोगों को फोकस करना है हिस्ट्री की एनसीईआरटी पर, और किसकी एनसीईआरटी पर करना है? ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स की, साइंस की, इन्वायरमेंट की और साइंस टेक की। ठीक, इनमें आपको सारी की सारी एनसीईआरटी हम लोग यही बेसिक क्लासेस जो हमारी स्टार्ट हुई हैं इसमें करवाएंगे। लेकिन अगर अलग से भी आप लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इसके बियॉन्ड में कोई एनसीईआरटी मत पढ़िएगा। अगर हम लोग बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में जो हमारा एंशियंट हिस्ट्री है जिसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, एंशियंट हिस्ट्री में आपके जो 6 क्लास की है। अच्छा, ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी पता है आप लोगों को कि दो तरह की होती है, एक आपकी ओल्ड एनसीईआरटी और एक यस आपकी न्यू एनसीईआरटी है। हाँ यस मैम। हाँ, ठीक है। यस मैम पता। तो हिस्ट्री के लिए तो आप ओल्ड एनसीईआरटी ले सकते हैं, लेकिन बाकी किसी के लिए आप ओल्ड एनसीईआरटी मत लीजिएगा। ये बात ओके। क्लियर है? जी मेयर जी जी, जी। ओके आपको मैम। क्लियर हो रही है? हाँ जी जी जी। ठीक है, मुझे प्लेन पेज चाहिए जिससे हम आपको कुछ चीजें बता सकें। जी ठीक है, यहाँ पे बताते हैं। आप लोग चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो। जैसे भारतीय इतिहास जो है हमारा, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री जो है, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का एआईएच का, एआईएच की हमें कौन सी बुक लेनी है? ओल्ड की बुक लेनी है। क्लास कौन सी होगी आपकी? 6 और 11। क्लियर है? मैम ये AIH क्या है मैम? एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास। ठीक, ओके मैम। एआईएच की कौन सी बुक लेनी है? ओल्ड वाली। कौन सी क्लास प्राचीन की? भारतीय। क्लास 6 की और क्लास 11 की। क्लास 11 में जो आपको मिलेगी रामशरण शर्मा की, किसकी होगी? राम शरण शरण शर्मा। शर्मा। ये एनसीईआरटी की बेस्ट बुकें हैं। और 6 क्लास की जो आपकी एनसीईआरटी है ये रोमिला थापड़ की। रोमिला। हाँ, रोमिला थापर। ठीक है, ये यूपीएससी और यूपी पीसीएस या स्टेट पीसीएस जो बच्चे देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप लोग इस वाले में जाते हैं तो यहाँ पे 1 to 6 सारे चैप्टर पढ़ेंगे, सॉरी 8। लेकिन अगर ये वाले में आते हैं 11th वाले में, तो इसमें आप लोग चैप्टर 5 से 24 तक पढ़ सकते हैं। वैसे हमारी कोशिश ये है और हमारी जो टीम है उसकी कोशिश ये है कि हम लोग सारी एनसीईआरटी आपको क्लास में ही करवा दें। इसीलिए बेसिक एनसीईआरटी की क्लासेस पहले ही हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। फिर भी जैसे जो बच्चे होते हैं उनको लगता है क्लास में बहुत स्लो चल रहा है, उनके लिए क्या है वो खुद से भी पढ़ सकते हैं। और इसमें पढ़ना क्या क्या है? ओल्ड एनसीईआरटी जब ये हम लोग लेंगे 6 और इसकी, तो इसमें हमको पॉलिटिकल डेवलपमेंट मतलब राजनीतिक विकास। मेयर जी समझ में आ रहा है? यस। पॉलिटिकल डेवलपमेंट और आर्थिक पक्ष यानी इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स जो भी होंगे वो देखने हैं। आर्थिक पक्ष देखना है, राजनीतिक विकास देखना है। ठीक है, और सामाजिक पक्ष, सामाजिक मतलब सोशल एस्पेक्ट्स देखना है इसके। और एक इसमें मेन चीज आपकी आती है रिलीजियस यानी धार्मिक एस्पेक्ट्स। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि हमें ये 4 चीजें क्यों पढ़नी होती हैं हिस्ट्री में?
मैम कोई भी टॉपिक होता है वो करंट से रिलेट होता है, या हम्म, तो हम करंट हमारे धार्मिक में क्या चल रहा है, किससे कोई मतलब युद्ध वगैरह कोई चल रहा है उसके हम्म, रिलेटेड, या फिर आज में क्या है, हम्म, या राजनीति मतलब राजनीति क्या चल रही है, तो हम्म। उससे कोई रिलेटेड में टॉपिक्स आ जाए इसलिए। देखिए आपकी बात सही है, ठीक है, सही पॉइंट्स है ये। हमने आपको बताया था हिस्ट्री हमें पढ़नी है, तो हिस्ट्री देखिए क्या है हमारी। सबसे पहले हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी है आपको ये पता चल जाए, और हिस्ट्री किस तरह से पढ़नी है ये पता चल जाए। अगर हमने न्यूज में देखा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आपको पता है इसके ऊपर रिसर्च होती रहती है, बात होती रहती है, ठीक है। अगर हमारे धर्म के मुद्दे आते हैं तो ऑब्वियसली जो एक दो शब्द होते हैं, दो शब्द कौन से होते हैं, एक आपका सिविलाइजेशन होता है, दूसरा शब्द कौन सा होता है आपका कल्चरल होता है, ठीक है। यस। तो हमें इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं और जब हम मॉडर्न सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो इसमें हमें बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिलता है। और ये हम कंपेयर कैसे कर पाते हैं, हिस्ट्री के थ्रू। आप लोगों ने हमारा पहला वाला वीडियो देखा है, चैप्टर 1 जिसमें डिस्कस हुआ है, नो मैम। जिसमें ये चीजें बताई गई हैं, मेयर जी बताइए, जिसमें हमने ये डिस्कस करा है कि इतिहास को हम कैसे जान सकते हैं। आवाज आ रही है आपको? यस मैम। जी मैम। हाँ, तो बताइए इतिहास को हम कैसे जान सकते हैं। देखिए इतिहास को जानने का तरीका है, एक होती है मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है, पांडुलिपियां होती हैं, इंस्क्रिप्शंस होते हैं यानी शिलालेख होते हैं। हमें हमारे अच्छा। इतिहास में घुसने के लिए और किन चीजों की जरूरत पड़ती है, जो हमारे फिजिकल एविडेंस हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है, एक बार आप लोग पीछे वाला चैप्टर देखिएगा, ठीक है। उन सब से हम इतिहास को जान सकते हैं। अभी हम लोग चैप्टर फिर से रिवाइज कर लेंगे। अब आप लोग लिख लीजिए मिडाइवल में। मैम, हाँ, मैम एक बात पूछनी थी, हम 6 क्लास की एनसीईआरटी और 11th की लेनी, मैम 12th की एनसीईआरटी नहीं चाहिए होगी इसमें हिस्ट्री के लिए? बिल्कुल चाहिए होगी, हम बता रहे हैं, आप देखिए, ठीक। जो डिफरेंस है वो समझते चलिए। जो मध्यकालीन भारत है, मिडाइवल हिस्ट्री जो है हमारी, इसमें भी, इसमें देखिए हम लोग क्या क्या देखेंगे, इसमें भी हम लोग क्या क्या देख सकते हैं बताइए। इसकी भी हमें ओल्ड एनसीईआरटी लेनी है, ठीक। कौन से क्लास की, 7th क्लास की। और 11th क्लास की भी हमें इसकी ओल्ड एनसीईआरटी लेनी है, किसकी, ठीक है। यस मैम। मध्यकालीन भारत, ये किसका है, सतीश चंद्र का है। ये किसकी है, सतीश चंद्र की लेनी है। और जो ओल्ड 7th क्लास की एनसीईआरटी है, ये किसकी लेनी है, रोमिला थापड़ की। रोमिला थापड़ आपकी जो है डीओ की प्रोफेसर भी हैं, और बहुत ही इन्होंने हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च भी किया है, तो इनकी ये बुक बहुत ही इफेक्टिव मानी जाती है, किसके लिए, यूपीएससी के लिए। क्लियर है। ओके मैम। तो अब देखो 7th क्लास की मध्यकालीन भारत के लिए भी हमें दो बुक चाहिए, कौन सी, ओल्ड एनसीईआरटी, दोनों ही ओल्ड एनसीईआरटी है, 7th और 11th की। 7th में हमें रोमिला थापड़ की चाहिए, और 11th में हमें सतीश चंद्रा की चाहिए। अच्छा, इनमें चैप्टर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, अगर 7th क्लास की एनसीईआरटी की बात करें तो 1 to 9 पूरा पढ़ना है आपको। और अगर हम लोग 11th क्लास की बात करें तो 11th में आपको क्या पढ़ना है, चैप्टर 2 से चैप्टर 20 तक। बाकी जो है आगे पीछे आप उन्हें छोड़ सकते हैं। क्लियर है। ओके मैम। ओके अब आ मैम। जाइए कल्चर वाली पोर्शन पर, क्योंकि हमारा जो है यूपीएससी के लिए कल्चरल एस्पेक्ट्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कला और संस्कृति की बात करते हैं, तो कला और संस्कृति में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। हाँ, कला और संस्कृति में देखो, स्थापत्य पढ़ना है, चित्रकला पढ़नी है, साहित्य पढ़ना है। किस बुक से पढ़ना है, ये देखिए 7th क्लास की न्यू एनसीईआरटी। 7th क्लास की जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें है ना, हमारे अतीत। यस मैम।
हमारे अतीत पार्ट 2, इसका जो भाग 2 है वो करना है। और इसके चैप्टर कौन से करने? 7th क्लास के न्यू एनसीईआरटी के 2 चैप्टर पढ़ने हैं आर्ट्स एंड कल्चर के लिए, चैप्टर 8 और चैप्टर 9। ठीक। यस मैम। ये अब उसी तरह से हमें क्या पढ़ना है? ओल्ड एनसीईआरटी 11th क्लास की कल्चर के लिए पढ़नी है। 11th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी रामशरण शर्मा की जो है ओल्ड वाली, हमने पहले भी देखा था ना कि प्राचीन भारतीय इतिहास में भी इसकी है 11th की उसी बुक में। कल्चर के लिए हमें चैप्टर इसके कौन कौन से पढ़ने हैं लिख लीजिएगा। चैप्टर 10, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26 और 29। इतना नोट कर लीजिए तो बताइए हमको। 23, 24, 25, 26। मैम 28 लास्ट में ये। 29, 26 और 29 ये कल्चर के लिए पढ़ना है। ठीक है। मैम ये जो 7th में इसमें आपने क्या क्या टॉपिक कौन कौन से किसके लिए पढ़ने हैं? जैसे इसमें कल्चर के लिए पढ़ने हैं, इसमें किसके लिए पढ़ने हैं 7th वाले में? 8 और 9। 8 और 9 तो पढ़ने में मतलब स्थापत्य, आपने चित्रकला वगैरह बताया था जो। हाँ, स्थापत्य है, चित्रकला है, मूर्ति कला है। ठीक है। साहित्य और दर्शन नॉर्मल सा सिलेबस है आपका, बिल्कुल नॉर्मल वाला जो हमें पढ़ना है। ये एनसीईआरटी से पढ़ना इसलिए कंपलसरी है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ओके। और आगे जो है आपका मध्यकालीन भारत सतीश चंद्र जो हम लोगों ने लिखा था ना, जी यस ओल्ड 11th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी, उसमें जो हमें कल्चर के लिए पढ़ना है चैप्टर 4 पढ़ना है, 11 पढ़ना है, 16 पढ़ना है और 17 पढ़ना है। ये हम लोग कल्चर मैम। की बात कर रहे हैं। कल्चर किस इसमें पेपर में है आपके? जीएस के किस पेपर में है कल्चर? 4, 11, 16 16। एंड 17। इसका मैम पीडीएफ जीएस 3 में। नहीं, कल्चर आपका जीएस पेपर 1 में है। 5 तारीख से जीएस का बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। एनसीईआरटी साथ में चलेगा, उसके साथ में जीएस चलेगा। तो उसमें हम सबसे पहले आपके साथ सिलेबस ही डिस्कस करने वाले हैं और टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मैंने पीसीएस को और आईएएस का पूरा सिलेबस का पीडीएफ सेंड कर रखा है। तो आप लोग एक बार, रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार सिलेबस जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बिना सिलेबस देखे हुए तैयारी करने में मजा नहीं आता। ठीक है। यस मैम। और 12th क्लास की जो न्यू एनसीईआरटी है, 12th क्लास की जो न्यू एनसीईआरटी है, उसमें जो कल्चरल पोर्शन है हमारा, उसका कौन कौन सा है लिख लीजिए। चैप्टर नंबर 4, भारतीय विश्व के कुछ विषय भाग हैं, चैप्टर 4 पे दिए हुए हैं, वो हमें पढ़ने होते हैं। जो एनसीईआरटी की बेसिक क्लासेस हम करते रहेंगे उनके लिए ये दिक्कत नहीं है, ये सब हम लोग उनसे उसमें कंप्लीट करवाते जाएंगे। अब मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में लिख लीजिए। मॉडर्न इंडिया की बात कर लेते हैं। मॉडर्न इंडिया में, अच्छा, मॉडर्न इंडिया में कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम कवर कर सकते हैं? कोई बताएगा? मैम आंदोलन वगैरह, हम्म। आंदोलन जो वेरी हुए हैं गुड। उनको। आंदोलन, आंदोलन कर सकते हैं। और मूवमेंट हो जाएंगे। और क्या हो सकता है? सबसे पहले तो अराइवल हम लोग देखते हैं किनका, ईस्ट इंडिया कंपनी का, है ना। यस मैम। विदेशी यस कंपनियों का मैम। आगमन जो भारत में हुआ,
क्योंकि सारा इतिहास तो वहीं से बदल जाता है हमारा, जब से हम अराइवल की बात करते हैं, यहाँ से उनका एंट्री होना, और उसके बाद पूरे देश का नक्शा पलट जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्यों, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कितना पैसा खर्च किया गया है वॉर के ऊपर। कंपनी ने क्या करा, हमारे ऊपर शासन करा, और उसने क्या करा, वॉर करे दूसरे देशों के साथ। उसके बाद उसमें क्या होगा, उनके आंतरिक मामले जो थे, जो ट्राइबल्स के साथ थे, जो लोकल पीपल्स के साथ थे, जो लोकल लीडर्स के साथ चल रहे थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जो चल रहे थे, ये सारे इशू, और सोसाइटी में जो रिफॉर्म्स लेकर आने थे उसके इश्यूज हो गए, आपके रीजनल रिफॉर्म्स हो गए। क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेजों ने जो भी भारतीय धर्म में परिवर्तन करने की कोशिश की थी, उसका जो इन्हें खामियाजा 1857 में देखने को मिला था। उसके बाद से इन्होंने क्या करा था, इंडिया के जो भी रीजनल मामले थे उनसे दूर रहना स्टार्ट कर दिया था, कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया था। तो और इससे पहले ही इन्होंने ठगी प्रथा खत्म की थी, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया था, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, है ना। यस मैम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हमसे पूछे जाते रहे हैं। फिर आधुनिक राष्ट्रवाद किया था, नेशनलिज्म की बात की जा रही है, और स्वतंत्रता के बाद क्या क्या हुआ, यानी 1947। अच्छा, बिपिन चंद्रा की एक बुक है, यस मैम। किसकी है, बिपिन चंद्रा की, आजादी के बाद भारत। वो भी बहुत अब आएगा। इम्पोर्टेंट है, 1947 से और अब तक की वो आ रही है, 2021-22 तक की। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है पढ़ने के लिए, कि मतलब कहाँ से कैसे कैसे रिफॉर्म्स हुए, मनमोहन के गवर्नमेंट के टाइम पे क्या हुआ, इंदिरा गांधी के काल में क्या हुआ, पंचवर्षीय योजनाएं क्या थी, इन सब पे। ठीक। अच्छा, अब ये है कि इसको कवर कहाँ से करना है, तो ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 8, ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 8 किसकी है, अर्जुन देव की। किसकी है, अर्जुन देव की। ठीक है। जी चैप्टर कितना करना है, 1 to 12 कंप्लीट करना है। अगर आपने एनसीईआरटी में हिस्ट्री इतना पढ़ रखा है तो सीरियसली आपको फिर हिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये बुकें सुनने में ज्यादा लगेंगी अभी आपको, लेकिन ये धीरे से अभी सब क्या हो जाएंगी, कंसाइज होती चली जाएंगी। जी जी 1 से 12 हो गया। उसके बाद ओल्ड एनसीईआरटी ही आपकी कौन सी है, 12th क्लास की। ये किसकी है, बिपिन चंद्रा की। किसकी है ये, बिपिन चंद्रा की। ये है बिपिन चंद्रा। ठीक है। यस इसके मैम। चैप्टर जो है 1 to 13 पढ़ने हैं आपको, 1 to 13 पढ़ने हैं। फिर 12th क्लास की ही आपको न्यू एनसीईआरटी भी देखनी है। ट्वेल्थ की न्यू एनसीईआरटी, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग 3। इनमें से शायद कुछ आपको यहाँ पर मिले भी ना, वो दिल्ली में अवेलेबल हैं। इसीलिए हम लोगों ने पूरा कंसाइज कर सिलेबस बनाया है इसका। ये सब समरी में आप लोगों को मिल जाएगा पीडीएफ। चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 13 और चैप्टर 14। 10, 13, 14। ठीक है। ये मैम 10। क्या हुआ, मैम 11, 10, 13, 14 ये 4 चैप्टर है ना। हाँ, 10th, 11, 13, 14। ठीक। अब न्यू एनसीईआरटी आपकी है इसकी 10th की भी। न्यू एनसीईआरटी 10th की है, भारत और समकालीन विश्व, ये है वर्ल्ड की। भारत और विश्व, इंडिया एंड वर्ल्ड की है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ऑफ इंडिया करके नहीं लिखा होता है। यस मैम। मैं उसमें आपको खाली पढ़ना है चैप्टर 3, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैम ये न्यू वाली है 10th की ना। हाँ, ये 10th की न्यू वाली है।
चैप्टर 3। हाँ, चैप्टर 3। अच्छा, आपको पता होगा कि हमारे में वर्ल्ड हिस्ट्री भी है ना? यस मैम। तो जो वर्ल्ड हिस्ट्री है आपकी, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी 3-4 टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे रेनेसा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, रीजनल रिफॉर्म्स क्या क्या हुए वो पढ़ना पड़ेगा, और नेशनलिज्म और जो नए नए राष्ट्र थे उनका उदय, ये वाले चैप्टर्स हमें वहां से कंप्लीट करने हैं। ये आपको किसमें मिल जाएगा? ओल्ड एनसीईआरटी 9th में, सभ्यता की कहानी, चैप्टर नंबर 6। ठीक है। ओके मैम। अब विश्व इतिहास में देख लीजिए। अब देखिए, विश्व इतिहास में 4-5 टॉपिक हैं, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कैपिटलिज्म है, रेवोल्यूशन है, हिटलर और नाजीवाद है, कोल्ड वार है, और ग्लोबलाइजेशन है। ये वाले जो टॉपिक हैं विश्व इतिहास के, हमें कंप्लीट करने हैं। अब ये हमारी हिस्ट्री के साथ साथ किन टॉपिक से जुड़े हुए हैं? इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं, ज्योग्राफी से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन सबके एस्पेक्ट्स अलग अलग हैं। क्यों? कोल्ड वार का असर हम लोग अगर दुनिया पे देखें, इकोनॉमिकल तो अलग तरह से देखेंगे, जियोग्राफिकल देखेंगे तो अलग तरह से देखेंगे, और अगर सोशल देखेंगे तो अलग तरह से देखेंगे, और हिस्ट्री देखेंगे तो हम हिस्ट्री में ये सब कुछ देखेंगे। क्लियर है ये बातें? यस मैम। उसी तरह से इसमें बुक्स कौन कौन सी हैं लिख लो। 9th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी है, सभ्यता की कहानी, चैप्टर वही है आपका 6। फिर 9th ओल्ड एनसीईआरटी है आपकी भारत और समकालीन विश्व पार्ट 1, इंडिया एंड कंटेम्परेरी वर्ल्ड पार्ट 1। इसमें चैप्टर क्या है? 1 है, 2 है और 3 है। कौन कौन से है? 1, 2 और 3। 1, 2, फिर 3। हाँ, 1, 2, 3। अब है आपकी न्यू एनसीईआरटी 11th क्लास की, विश्व इतिहास के कुछ विषय, चैप्टर नंबर 9। अच्छा, ये आप लोग पर्टिकुलर चैप्टर्स जो हैं उसे एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि इसमें हमें सब कुछ तो पढ़ना नहीं है, सारा सारा जो हम पूरी पूरी बुक लेकर आए। यस मैम। यस मैम। अब 10th क्लास की न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है हमें, भारत और समकालीन विश्व, इंडिया एंड कंटेम्परेरी वर्ल्ड पार्ट 2। इसमें कौन सा है? पार्ट 2 है। ठीक, इसके चैप्टर नोट डाउन कर लीजिएगा, 1 to 6। 1 है, 2 है, 4 है, 5 है और 6 है। और फिर आपकी है 12th क्लास की एनसीईआरटी, ये भी आपकी न्यू वाली है। तो ये है समकालीन विश्व की राजनीति, कंटेम्परेरी वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स। इसमें क्या पढ़ना है? 1, 2 और 9। यहाँ तक बात क्लियर है? इसी तरह से जब ज्योग्राफी स्टार्ट होगी तो उसके चैप्टर सारे बता दिए जाएंगे, पॉलिटी स्टार्ट होगी उसकी बुक, चैप्टर, ये सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। आज हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, तो हिस्ट्री बता दिया है। ये वाली बात क्लियर हुई? यस मैम। जी। बुक समझ में आ गई है कहाँ से कौन कौन सी पढ़नी है? यस मैम। अब मेयर जी समझ में आ रहा है कि बेसिक एनसीईआरटी का सबसे पहले बैच हमने क्यों स्टार्ट करा, क्योंकि इतनी सारी बुक्स, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो हमारा जो आप कर रहे हैं ये क्लासेस करते रहिए, या ये सारी बुक लाकर खुद पढ़िए। और आपको जो यहाँ पे चैप्टर भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे और साथ में उसकी समरी भी दे दी जाएगी, तो आपका टाइम और एनर्जी दोनों बचेगा। जी मैम। ठीक है। जी। पहली क्लास मतलब जो डेमो क्लास हुई थी उसमें हमने क्या किया था? चैप्टर 1 स्टार्ट किया था। चैप्टर 1 क्या था हमारा? व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, यही था चैप्टर। यस। और इसमें हमने क्या देखा था? इतिहास को समझने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, हमारे वहाँ प्रिमिटिव ह्यूमंस कैसे हुआ करते थे, वो कैसी एक्टिविटी करते थे, किस तरह वो सरवाइव करते थे, वो एक जगह पे रहते थे या दूसरी जगह पे जाते भी थे, या वो क्या करते थे, आपका एग्रीकल्चर करते थे या पशुपालन करते थे। इन सारी बातों पे हमारी बात हुई थी। ठीक,
फिर हमने देखा था कि पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हमने मैप देखा था। मैप में हमने यहाँ वाले पार्ट में देखा था सुलेमान और किरथर। सुलेमान और किरथर में क्या मिला था? देखिए पीटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट और इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। किरथर और सुलेमान में क्या मिला था? किरथर और गेहूं और सुलेमान। चावल। हाँ मेयर जी, आप तो बोल रहे थे कि गेहूं। आप रिवीजन कर रहे हैं, आपके पास तो टाइम भी अच्छा था। हाँ, गेहूं और चावल। Northwest were some of the areas where women and men first began to grow crops, wheat और बार्ले था। गेहूं और चावल नहीं था। जब क्वेश्चन आएगा ना 1 2 3 करके तो गलत कराएंगे। चावल नहीं मिला था। चावल हमें विंध्यन में सब मिला था और गारो हिल्स में मिला था। क्यों? अरे मैप देखा था ना हमने, ये वाला, ये देखिए, यहाँ हमने देखा था विंध्यन और गारो जी मैम। हिल्स में हमें क्या मिले थे? चावल के साक्ष्य मिले थे। और यहाँ पे सुलेमान और किरथर में हमें क्या मिले थे? गेहूं और जौ के गे साक्ष्य मिलते हैं हाँ पहले। ठीक है, जी याद रखिएगा, ये हमारी पहली वाली क्लास में हम लोगों ने किया था। ये इस तरह के एविडेंस जो मिले हैं ना, जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं, आपके इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। ये देखिए गारो हिल्स है, ये वाला गारो हिल्स है। ये आपका नर्मदा वैली, नर्मदा वैली के नॉर्थ में सबसे पहले हमें एग्रीकल्चर के साक्ष्य मिले हैं। और उसमें एग्रीकल्चर में क्या होता था? वहां पे राइस होता था। क्यों? और ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था पूरा। और यहाँ पे हमें क्या मिला था? याद कर लीजिए, ये फैक्ट्स पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर, साथ साथ करते चलिएगा। ठीक है, जी मैम। तब से कह रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं इस बात को। यस मैम। और इन पर हम लोगों ने क्वेश्चन भी लगाए थे और ये भी देखा था कि हमें पहला शहर कहाँ मिला था, कब मिला था, मगध साम्राज्य का उदय कब हुआ था, कृषि की शुरुआत कितने हजार साल पहले हुई थी, सहायक नदियां क्या होती हैं। इसके बाद अभी लिंक आ जाएगा, फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यस मैम। और इतिहासकार किनको कहा जाता है, शिलालेख किस पर लिखे जाते हैं, ये सारी बात हमारी प्रीवियस क्लास पे हुई थी। जिन बच्चों ने अभी प्रीवियस वाला नहीं देखा है वीडियो, वो देख लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर ही है हमारा। क्लियर है? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ये वाला चैप्टर, क्लास 2, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इसका मतलब क्या हुआ? बताइए। हंटिंग माने होता है शिकार करना, मैम गैदरिंग माने होता है इकट्ठा करना। ठीक है, तो यस हमारे वहां जो प्रिमिटिव मानव थे वो क्या करते थे? शिकार करते थे। शिकार करते थे। आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है अभी, पुरानी ये वाली? मैम ओल्ड पढ़ी थी, काफी दिन पहले पढ़ी है। देखिए काफी दिन पहले पढ़ी थी तब भी भूल रहे हैं आप लोग, राइट? यस ये वाली चीजें नहीं चाहिए। अगर आपसे अभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आईएएस का पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है। आई थिंक यहाँ पे जितने लोग हैं वो सब अभी आईएएस की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आईएएस और पीसीएस का पेपर इतना टफ नहीं आता अगर आपने अच्छे से रिवीजन कर रखा है। ठीक है, तो सबसे यस पहले मैम। तो रिक्वेस्ट है, पीछे वाला पूरा चैप्टर का पीडीएफ पड़ा हुआ है। स्ट्रेटेजी समझ में आ रही है आपको कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे? क्यों? ये समरी है। ये क्या है? जो यस चैप्टर 1 है, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ी है तो इसको अपने पास रखिएगा। ये उसकी समरी है। उसमें जितना भी कोर दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, यस मैम चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं हम लोग। यही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज।
अच्छा, जो विश्व की जलवायु थी, विश्व की जलवायु का असर कैसा हो सकता है? पूरी दुनिया के ऊपर पड़ेगा। पहली चीज तो वैश्विक जलवायु की बात कर रहे हैं, क्यों? और जो आपकी वैश्विक जलवायु है वो क्या करेगी? अभी जो सिनेरियो चल रहा है, अभी करंट में जो अगर हम बात करें तो कैसा सिनेरियो है? अभी भी तो हमारे वहाँ CO2 की बात चल रही है ना, मीथेन की बात चल रही है, जी ग्रीन हाउस गैसेस की बात चल रही है, ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं इन सारी गैसों का इफेक्ट किसके उसके ऊपर देखने को मिलता है? एनिमल एंड ह्यूमन लाइफ के ऊपर, एज वेल एज आपकी प्लांट लाइफ के ऊपर। तो इसका मतलब है कि जब वो पास्ट में भी ऐसे चेंजेस हुए होंगे तो इन सब के ऊपर असर देखने को मिला होगा। ठीक यस है। मैम। तो फार्मिंग डेवलप्ड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑफ द वर्ल्ड। पीपल ऑब्जर्व प्लांट्स एंड हाउ दे ग्रो। तो पीपल ने क्या करा? वैसे तो उनको नॉलेज नहीं थी स्टार्टिंग में, किस चीज की नॉलेज नहीं थी? एग्रीकल्चर की नॉलेज नहीं थी कि एग्रीकल्चर कैसे करता है। पहले चैप्टर में हमको यही बताया गया है हमारा बेसिक्स क्लियर करने के लिए कि जो हमारे प्रिमिटिव मानव थे वो क्या करते थे, वो जगह जगह जाते थे और अपना फूड लेते थे, फिर वहां से वो मूव कर जाते थे। क्योंकि देखिए हर चीज की अपनी एक कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी मीन्स कि मान लीजिए यहाँ पर आज 50 लोग पहुंचे और यहाँ पे फुल डिपेंडेंसी अगर आपके नेचर के ऊपर है, कंप्लीट डिपेंडेंसी अगर आपकी नेचर के ऊपर है, तो क्या होगा? नेचर तो धीरे धीरे ग्रो करेगी ना, लेकिन आपकी नीड तो ज्यादा है इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या होने लगेगा? ये इन चीजों का हाश होने लगेगा, यानी ये यहाँ पे डिक्रीज करने लगेंगी। तो जब ये डिक्रीज करेंगी तो क्या होगा? नेचुरल बैलेंस डिस्टर्ब होगा। यानी आपने यहाँ पे खा के खत्म कर दिया, अब आप आगे क्या करोगे? बढ़ोगे, फिर यहाँ से आगे बढ़ोगे, फिर यहाँ से आगे बढ़ोगे। दैट्स मीन्स कि इनका जीवन कैसा हुआ करता था? घुमक्कड़ हुआ करता था। ये इनका जीवन स्थायी नहीं था। स्थायी जीवन कब आया? जब इनको किसकी नॉलेज हुई? ठीक। जलवायु परिवर्तन की नॉलेज हुई। इन्होंने खेती का विकास किया। ठीक है। और जब खेती का विकास किया तो मतलब क्या करा? कोई भी फसल अगर आज लगाई है, ये लैंड है मान लीजिए, और अगर आज एक फसल लगाई है तो ऐसा तो होगा नहीं कि तुरंत यहाँ पर क्रॉप तैयार हो जाएगी, दूसरे दिन हम इसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 से 3 महीना या किसी किसी में हमको 4 महीना रुकना पड़ता है। क्लियर है ये बात? यस मैम। तो जब हमको यस रुकना मैम। पड़ेगा तो ऑब्वियसली हमारा यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट होगा उतने टाइम के लिए। देखिए परमानेंट जो शब्द होता है ना, उससे लोगों को ये लगता है कि वो आजीवन के लिए है, मतलब लाइफ टाइम के लिए। लेकिन परमानेंट का मतलब स्थायी होता है। परमानेंट का मतलब ये नहीं होता है कि वो लाइफ टाइम है। ठीक। यहाँ पे हम 3 से 4 महीने रुकेंगे तो खाली एग्रीकल्चर पे तो डिपेंड नहीं रहेंगे, क्योंकि जब तक यहाँ पर क्रॉप हमारी होगी तब तक भी हमको भूख लगेगी, हमारी नीड होगी कुछ ना कुछ। तो हम यहाँ पर हंटिंग करेंगे, पोचिंग करेंगे एग्रीकल्चर के साथ। और क्या करेंगे? अब जैसे कि एक व्यक्ति है, ये किसी जानवर के पीछे गया, तो ये क्या, ये बहुत दूर भी निकल सकता है। फिर इन्होंने क्या सोचा, इस जानवर को हम अपने पास पाल भी सकते हैं। तो किसका कॉन्सेप्ट आया होगा? ये ह्यूमन राइट्स। पशुपालन। पशुपालन का। वेरी गुड। फिर क्या हुआ? हस्बेंड्री का आया। क्या करना था? हम पशुपालन करेंगे। तो पशुपालन करने के 2 कारण थे। पहला कारण कोई बताएगा मुझे? फर्स्ट रीजन क्या था हस्बेंड्री का? मैम इससे उनकी एक तो देखभाल भी होती है घर की, दूसरा उन्हें बेनिफिट भी होता है, जैसे अगर गाय पालते हैं तो उन्हें दूध के साधन भी मिलता है। नहीं, अभी जैसे फर्स्ट स्टेज बताइए। जैसे कि ये एक ह्यूमन है, इस ये जैसे मान लीजिए कोई डॉग था या गॉड था या काउ था, इसके पीछे ये गया, तो ये बहुत दूर निकल सकता है, बहुत पास निकल सकता है। कभी हो सकता है कि ये इसकी हंटिंग कर पाए, कभी हो सकता है हंटिंग कर भी ना पाए। तो इसके दिमाग में यस। इसको सबसे पहले पालने के लिए क्यों आया होगा कि ठीक है हम इस ब्रीड को अपने पास रख सकते हैं? सबसे पहले इनके दिमाग में इसलिए आया कि हमें डेली इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा, हमारा जीवन स्थायी है, क्योंकि हम एग्रीकल्चर करते हैं तो हम इनको पालेंगे। उसका रीजन है क्योंकि हमको इनसे मीट मिलेगा। पहला यही था कि यस। हमारे फूड की नीड कंप्लीट होगी, राइट? यस। जी। हमारी फूड की नीड कंप्लीट होगी। फिर इन्होंने देखा, अच्छा
ये क्या करते हैं, ये बच्चे भी देते हैं, तो मतलब अब हम इनकी संख्या भी बढ़ा सकते हैं। फिर हमने देखा इनका मीट है, इनके साथ हमें दूध भी मिल सकता है, तो हमारी अब डाइवर्सिटी आना स्टार्ट होगी। लेकिन स्टार्टिंग में हमारे पास डाइवर्सिटी नहीं थी। हमको जैसे जैसे विश्व की जलवायु का ज्ञान होता गया, वैसे वैसे हमने एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया, और इनडायरेक्टली रिलेशन है कि जब हमने परमानेंट सेटलमेंट करना स्टार्ट करा, तो हमें क्या जानवरों की जरूरत को भी देखा कि इनको भी हम पालते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे आईएएस में, पीसीएस में, यूपी ट्रिपल एससी में कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर देखिएगा, हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर का पीडीएफ हम आपको 2-3 दिन में सेंड करेंगे, अभी हमारा जब जीएस का बैच स्टार्ट होगा तब। तो देखिएगा आप, उसमें ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जा चुका है कि सबसे पहले किसको इन्होंने डोमेस्टिक एनिमल बनाया था, तो कुत्ता हमको उसमें आंसर लगाना था। ठीक है, जी। तो पीपल ऑल्सो स्टार्टेड टेमिंग एनिमल्स या डोमेस्टिक एनिमल्स। ठीक है, द डॉग वॉज द फर्स्ट। तो पहला कौन था हमारा, डॉग। डॉग था। डॉग। ठीक है, तो ये आप लोग लिख के रखिएगा। उसके बाद कई बार क्वेश्चन इन पे पूछा गया, ये जो आपका शिप, गॉट, कैटल थे ना, इन पे भी क्वेश्चन कई जी। बार पूछा गया कि वो किसको पहले, सबसे पहले डोमेस्टिक बनाते थे। तो उसमें वो गाय डाल देते हैं, या भैंस कर देते हैं, या भेड़ को डाल देते हैं। तो ऐसे करके वो 3-4 इस पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं आपके, इन पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा। स्टार्टिंग में वो किन एनिमल्स को डोमेस्टिक बनाते थे, भेड़ को, डॉग। बकरी को और कैटल को। ठीक है, मवेशी जो हुआ करते थे उनको। और ये सब पॉइंट आपके लिखने वाले हैं, या तो आप लिख सकते हैं या पीडीएफ को कहीं सेव करके रख सकते हैं। क्लियर है यहाँ मैम तक? क्या हुआ? एक्सक्यूज मी मैम, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। मैं ये पूछ रहा था, ये क्लासेस अब रेगुलर मतलब चलेंगी? हाँ, ये बेसिक एनसीईआरटी की क्लासेस रेगुलर चलेंगी, और जीएस का बैच भी हमारा स्टार्ट हो रहा है, वो 5 तारीख से चलेगा रेगुलर। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। और ठीक है, ये थैंक सिर्फ यू और मैम। सिर्फ एनसीईआरटी का बैच है, और ये बहुत बेसिक से स्टार्ट किया गया है। इसमें जी मैम। आपको एनसीईआरटी का जो चैप्टर है, वो चैप्टर पीडीएफ के फॉर्म में दिया जाएगा, जो पढ़ाया जाएगा, और उसकी ये समरी दी जाएगी। ये हम समरी डिस्कस कर रहे हैं उसकी। जी मैम।